अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर ज़ूलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मियोसिस। के मियोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसमें जो फेजेस होते हैं हम उनको स्टडी करेंगे और इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले जी हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं कि मियोसिस है क्या। मियोसिस is a process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells। के मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल, जिसको 2n भी हम कहते हैं, वो डिवाइड होके 4 सेल्स बना देता है। फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, ठीक है जी, ये 2n है और आगे इसने मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू आगे इसने हमारे पास 4 सेल्स बनाने हैं जो कि 1n होंगे। अगर इनमें 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनमें ये 23 क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स हर एक के अंदर होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिड्यूस होके वो हाफ हो जाएंगे, वो आधे रह जाएंगे। तो ये मियोसिस है। ये होता कैसा है, ये हम डिटेल के साथ इसमें स्टडी करेंगे। चलिए जी, यहाँ पर उन्होंने बताया कि मियोसिस द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉयड, एक डिप्लॉयड जो सेल है वो जनरेट करता है 4 हैप्लॉयड सेल्स को, डॉटर सेल्स को। अब यहाँ पर उन्होंने हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब भी बताया है। देखें यहाँ पर डिप्लॉयड मीन्स एंड हैप्लॉयड मीन्स। डिप्लॉयड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में हैं, उनको हम कहेंगे डिप्लॉयड। जबकि वो वाले सेल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ रह जाएं या फिर क्रोमोसोम्स आर नॉट इन दी फॉर्म ऑफ पेयर्स, पेयर्स की फॉर्म में ना हो, उनको हम कहेंगे ये हमारे पास हैप्लॉयड हैं। यहाँ पर इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर नंबर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म्स में हैं, दो हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक क्रोमोसोम आपको नज़र आएगा, तो इसको हैप्लॉयड कहेंगे। ये 1n है और ये है जी हमारे पास 2n। ये जी इसकी डेफिनेशन थी। अब है जी फेजेस ऑफ मियोसिस। फेजेस ऑफ मियोसिस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पहले यहाँ पर इसका इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया है कि मियोसिस क्या है। कि मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876, 1876 में इसे डिस्कवर किया गया था और फर्स्ट टाइम इसको जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम ऑस्कर हार्टविंग था, उसने इसको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। आगे है जी कि द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पर उन्होंने माइटोसिस का जिक्र किया है कि मियोसिस और माइटोसिस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसका डिफरेंस जानना है तो मेन जो इसकी डिटेल वीडियो है वो आपको आई ऑप्शन जो है उसमें मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ पर सिंपल बता देता हूँ कि माइटोसिस जो होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स आपने पढ़ा होगा, वो वाले सेल्स जो कि जर्म लाइन सेल्स, जर्म्स के अलावा जो बॉडी में सारे सेल्स हैं उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। यहाँ पर सोमेटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वाइल जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमीट्स। जो गैमीट्स बनाते हैं उनको जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। अब जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस जो है वो जर्म लाइन सेल्स में होती है, जर्म्स के अंदर होती है, स्पर्म्स के अंदर और एग्स के अंदर या फिर स्पोर्स के अंदर। ये तो हो गया जी इसका इंट्रोडक्शन। अब उन्होंने कहा है कि मियोसिस का जो इंटरफेज है, देखें सेल साइकिल जो है, सोमेटिक सेल्स का जो सेल साइकिल था हमने माइटोसिस में स्टडी किया, उसमें हमने इंटरफेज और माइटोटिक फेज़ को स्टडी किया। अब उनका जो इंटरफेज था जहाँ पर सेल को हम अगली डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें G1 फेज़, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जिसमें हमने G1 S फेज़ और S2, देखें यहाँ पर हमने G1 फेज़ पढ़ा था, हमने S फेज़ G2 फेज़ पढ़ा था। S फेज़ जिसमें हम क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करते हैं, G2 फेज़ जहाँ पर माइटोसिस के लिए स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, उसके बाद माइटोसिस होती है। तो इसी तरह जर्म लाइन सेल्स का जो सेल साइकिल है उसमें भी पहले इंटरफेज़ आएगा, उसके बाद ये मियोसिस का फेज़ आएगा। अब माइटोसिस और मियोसिस का जो इंटरफेज़ है वो सेम है, ठीक है जी, वो बिल्कुल सेम है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 पार्ट्स, G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज ऑफ इंटरफेज इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इंटरफेज उनका हो गया सेम। अब आगे जो वहाँ पर माइटोटिक फेज सिंपल हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस वाला फेज़ है वो 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले हमारे पास मियोसिस 1 है और उसके बाद हमारे पास मियोसिस 2 है।
मियोसिस टू का सिंपल आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल जिस तरह हमने माइटोसिस को स्टडी किया था कि एक सेल है वो पहले उसमें क्रोमोसोम्स आते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, उसके बाद उनके जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर उनको डिवाइड कर दिया जाता है साइटोकाइनेसिस में जाकर। ये मियोसिस टू है, ये बिल्कुल सिंपल डिवीजन है इसमें। लेकिन जो मियोसिस वन है इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें जो इनका जो प्रोफेज़ है, मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है, टीलोफेज़ है, जो प्रोफेज़ है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। और वो ये है कि यहाँ पर जो 9th क्लास है यहाँ पर इन्होंने जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा, लेकिन जो सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ेंगे एफएससी में जाके इसकी मियोसिस पढ़ेंगे उसमें उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर उन्होंने जस्ट टर्म्स को बताया है कि ये क्या चीज़ें हैं ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो ज़्यादा। चलिए जी हम करते हैं स्टार्ट मियोसिस वन को। यहाँ पर पहले इसका इंट्रोडक्शन है। उन्होंने बताया है कि इन मियोसिस वन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन ए डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो टू हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। कि मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो डिप्लॉयड्स होते हैं वो सेपरेट होकर 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स को बना देते हैं। ये हैं जी हमारे पास 2n होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये डिवाइड होंगे, ये सेपरेट होंगे और ये हमारे पास यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम्स को बना देंगे। अब ये हैं पेयर्स की फॉर्म में, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये 1n है, ये 1n है। अगर फॉर एग्जांपल ये 46 थे पहले 2n के अंदर, तो अभी इनमें 23 बाकी बच जाएंगे। ठीक है जी, ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये लाइन जो हाईलाइट की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मियोसिस वन में। इट इज़ द स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन। के पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, अब जो आगे जो उनके डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनमें कितनी डिसिमिलरिटीज़ होंगी, वो कितना डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई का कलर, हाइट, हेयर्स का कलर, बॉडी कैसी होगी, ये सब चीज़ें जो है इसी फेज़ में डिसाइड कर ली जाएंगी मियोसिस में। अब मियोसिस वन अकर्स इन 2 मेन स्टेप्स, मियोसिस वन और मियोसिस टू। जो मियोसिस वन है वो 2 मेन स्टेप्स में होती है। जिस तरह माइटोसिस 2 मेन स्टेप्स में होती थी, जिसमें हमने कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस को जैसे स्टडी किया था, इसमें भी हम ऐसे ही इसको स्टडी करेंगे। पहले कैरियोकाइनेसिस जिसको हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का नाम देते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस जिसको हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, जिसको हम PMAT भी कह सकते हैं याद रखने की हद तक कि PMAT। अब चूंकि ये मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 में भी सेम इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं फेजेस को रिपीट किया जाएगा। लेकिन मियोसिस 1 अब चूंकि इसके साथ 1 है तो इसके साथ भी हमें 1 लगाना पड़ेगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। हम पहले प्रोफेज 1 को स्टडी करते हैं। ये इसका सबसे लेंथी फेज़ है मियोसिस 1 का, और इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा टर्म्स भी बताई गई हैं। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। प्रोफेज 1 जो है ये मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। माइटोसिस में भी हमने इसी तरह देखा था कि पहले जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। पहले ये क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे होता है, उसके बाद ये कंडेंस होकर इसकी प्रॉपर शेप बन जाती है जिसमें हमें ये क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं बाकायदा। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइनअप, अब यहाँ पर उन्होंने एक टर्म बताई है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है कि हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। इन्होंने जो बुक में एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने 2 यहाँ पर क्रोमोसोम्स को बनाया है। एक है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, और एक है ब्राउन कलर का। अब ये 4 क्रोमोसोम है, देखें 1, 2, 3 और 1, 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ये 4 हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक जैसे हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम कहते हैं, और जो डिफरेंट हैं, मतलब ये ब्लू और ब्राउन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर कहेंगे। ठीक है जी। अब साइनेप्सिस में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। के ये जो एक तरह के जो क्रोमोसोम्स होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, जो एक तरह के होंगे वो आपस में आके जुड़ जाएंगे, जिसको हम साइनेप्सिस का नाम दे देंगे। अगर आप साइनेप्सिस की टर्म को साइनेप्स के साथ जोड़ें तो बिल्कुल दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। साइनेप्स और चीज़ है, साइनेप्सिस और चीज़ है। साइनेप्सिस ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये कुदरत इनको खुद ही मिला देती है, इनका पैचअप हो जाता है आपस में, तो ये जुड़ जाते हैं। अब ये तो होगा साइनेप्सिस। जबकि साइनेप्स आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपने पढ़ा होगा जहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्टिक लेफ्ट में आके वहाँ से इम्पल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, वो साइनेप्स है।
यहाँ पर है जी साइनेप्सिस। अब ये तो हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में आके जुड़ गए हैं। अब आगे ये है कि ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम कहेंगे बाईवैलेंट। अब ईच बाईवैलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स। ये जो एक मुकम्मल हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हम कहेंगे बाईवैलेंट। लेकिन इस बाईवैलेंट के अंदर हमारे पास 4 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 और 1 4, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो इनके अंदर 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जिसलिए हम इसे टेट्राड का नाम भी दे सकते हैं। ये बात होगी टेट्राड की कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आके जुड़े, उसको हमने साइनेप्सिस कह दिया। अब इनमें 4 क्रोमेटिड्स हैं तो इनको हम टेट्राड भी कहेंगे, या फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 2 हैं तो इनको हम बाईवैलेंट कहेंगे। यहाँ तक बात होगी कंप्लीट। अब उसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन ईच अदर एट अ सर्टन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, ये ब्लू वाला अलग और ब्राउन वाला अलग, इन दोनों को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब उन्होंने कहा है कि ये एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लेंथ में जुड़ जाते हैं, जिस तरह उन्होंने यहाँ पर बताया है। ये ब्लू वाला है और ये ब्राउन वाला है। अब यहाँ पर तो ब्लू के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्लू ब्राउन के साथ जाके जुड़ जाएगा, थोड़ा सा लिंक बना लेगा। तो इस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्याज़मेटा कहेंगे, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ठीक है जी, जहाँ पर ब्राउन ब्लू के साथ जाके जुड़ जाएगा, सिंपल वो है आगे जी क्याज़मेटा। अब इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने सेगमेंट्स ही चेंज कर लिए हैं, कि पहले तो सिंपल जाके उनके साथ लिंक हुए, उसको हमने क्याज़मेटा कह दिया। लेकिन यहाँ पर जो देखें, हाफ जो ब्लू का सेगमेंट है वो ब्राउन के साथ जाके फुली एक्सचेंज हो जाएगा, वो फुली उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो जो ब्राउन वाला है ब्लू के साथ, जो ब्लू वाला है वो ब्राउन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पर क्याज़मेटा की फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें ये पिंक और ये जो ब्लू है ये आपस में पैचअप कर रहे हैं, और यहाँ पर ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि इस ब्लू के साथ छोटा सा टुकड़ा एक पिंक कलर का भी जुड़ा हुआ है, ये ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर है। अच्छा, ये जो सेगमेंट्स की एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। साइनेप्सिस आके जुड़े तो हमने इसको साइनेप्सिस कह दिया। अगर इन दोनों ने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने आपस में एक लिंक बना लिया है तो हम इसको क्याज़मेटा फॉर्मेशन कह देंगे। अगर इन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है तो हम उसको क्रॉसिंग ओवर का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एक ये वाली हाईलाइट की गई लाइन है कि इट इज़ अ स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन, कि ये जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं इस स्टेप के अंदर, मियोसिस के अंदर, मियोसिस जो 1 है उसके अंदर होती हैं। तो वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे जाके हमें जेनेटिक वेरिएशंस का पता चलता है कि अभी जो पेरेंट सेल है उसके बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगी, इन दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ और कितना इसमें डिफरेंस होगा, वो इस क्रॉसिंग ओवर के, जिसमें सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इस स्टेप में हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कितनी वेरिएशंस हैं। अगले पेज पे आते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स रिजल्ट्स इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कि जब सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उनकी रिकम्बिनेशंस बनते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन्स एज बाईवैलेंट। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी ये देखें, ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होके आ गई है, जिसमें ब्लू और साथ ब्राउन का एक छोटा सा टुकड़ा है, और ब्राउन और उसके साथ हमारे पास ब्लू का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये देखें जी, ये फिर भी बाईवैलेंट है, मतलब 4 हैं। अभी ये डिप्लॉयड ही हैं। ठीक है जी। क्रोमोसोम्स कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर इन्वेल्प डिसइंटीग्रेट्स। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो फर्दर कंडेंस होंगे, उनका जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपियर हो जाएगा, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो भी इनका ख़त्म हो जाएगा। सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेस माइग्रेट टू 2 पोल्स एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। जो इंटरफेस हमने यहाँ पर पहले देखा है कि माइटोसिस के जैसा होगा, जैसे वहाँ पर उन्होंने सेंट्रोसोम्स बनाए थे, वहाँ पर जो प्रोटीन्स वगैरह स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाने के लिए जो सेंट्रोसोम्स बने थे, वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये बनाएंगे स्पिंडल फाइबर्स को। फिर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ेंगे, जो काइनेटोकोर के साथ जाके जुड़ेंगे इनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स का नाम देंगे।
जबकि जो नॉन काइनेटोकोर होंगे वो आपस में अटैच होकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये तो हो गया प्रोफेज 1 जिसमें हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो गई है और उसके नतीजे में हमारे पास फिर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा जी मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में इन्होंने लिखा है कि द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि वहाँ पर एक मेटाफेज प्लेट बनेगी जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक पार्ट दरमियान में आ जाएंगे, सेम इस तरह। ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में लाइन में एक मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, ठीक है जी। इसको हम मेटाफेज 1 का नाम देते हैं। एनाफेज में ये होता है कि ये वाले जो क्रोमोसोम्स हैं जो यहाँ पर एक मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इसके साथ जो आके अटैच भी हो जाते हैं और फिर स्पिंडल फाइबर्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो ये आपस में ये टूट जाते हैं यहाँ से और ये ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन अभी तक ये पेयर की फॉर्म में ही होते हैं। ये एनाफेज है जी। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर। हर एक जो पेयर है वो क्रोमोसोम का जो पेयर है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाता है, दूसरी तरफ ऑपोजिट पोल पे चला जाता है। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड, ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन्स अ पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स। अभी तक इनमें हमारे पास क्रोमोसोम्स अलग अलग नहीं हुए, मतलब कि उनके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, पेयर की फॉर्म में है। देखें, एक और एक दो, एक और एक दो। टीलोफेज में क्या होता है, एज लाइक माइटोसिस अगर आपने पहले पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था कि टीलोफेज में ये होता है कि उनका जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो क्रिएट होता है, क्रोमोसोम्स का न्यूक्लियर इन्वेल्प बनता है। देखिए यहाँ पर कोई भी इनका न्यूक्लियर इन्वेल्प इनके ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर इन्वेल्प है और हमें न्यूक्लियस जो है वो विजिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इनका टीलोफेज है। टीलोफेज में ये भी होता है, chromosomes arrive at the poles, each pole now has half the number of chromosomes and but each chromosome still consists of 2 chromatids। अभी तक उनमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। स्पिंडल नेटवर्क जो है वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेल्प इज फॉर्म्ड अराउंड ईच डिप्लॉयड सेट। क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक टू क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स जो हैं वो फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में चले जाते हैं, इस फॉर्म में। ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमेटिन मटीरियल आ गया हमारे पास। अब कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक हो गई पूरी। अब आगे हमने ये जो 2 लाइनें हैं ये हैं जी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो एनिमल सेल हैं उनमें क्या होता है कि पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है, जिस तरह यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये एनिमल सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिंच होती है, कॉन्टेक्टाइल रिंग बनता है और फिर वो 2 में डिवाइड हो जाता है। सेम इसी तरह इसमें होगा कि वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। अगर वो प्लांट सेल में मियोसिस कर रहे हैं स्पोर्स के ज़रिए तो सेल वॉल के अंदर वो वेजिकल्स आएंगे, फिर वो एक सेल प्लेट बना के वहाँ पर सेल वॉल जो है वो बनेंगी। तो यहाँ तक ये मियोसिस 1 जो है ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन मियोसिस 2 का। यहाँ से मियोसिस 2 जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि मियोसिस 1 after meiosis 1 both haploid daughter cells enter a period of rest known as interkinesis or interphase 2 में चले जाते हैं कि एक रेस्ट की पोजीशन है जहाँ पर meiosis 2 स्टार्ट होनी है और उससे पहले ये इंटरफेज 2 में चले गए हैं। अब मियोसिस 1 जो है वहाँ उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि एक सेल था, एक सारे प्रोसेसेस के बाद जाके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। पहले वो डिप्लॉयड था, उसके बाद उसमें अब जो हमारे पास सेल्स हैं वो 1n हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1n सेल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए हैं लेकिन वो अभी तक पेयर की फॉर्म में है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए हैं लेकिन अभी तक वो पेयर की फॉर्म में है। अब वो डिप्लॉयड नहीं रहे, अब वो हैप्लॉयड हो गए। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस तरह मियोसिस का जो इंटरफेज था उसमें G1 एस फेज़ और G2 फेज़ था, सेम इसी तरह इसमें भी ये फेजेस हैं लेकिन इसमें एस फेज़ इंक्लूड नहीं किया गया। एस फेज़ किस लिए होता है, एस फेज़ इज़ फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करने के लिए एस फेज़ है हमारे पास। लेकिन हमारे पास इस मियोसिस 2 से पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑलरेडी उनकी डिवीजन हम कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर एस फेज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एस फेज़ नहीं होगा, देयर इज़ नो एस फेज़।
एंड देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब ये मियोसिस 2 की डायग्राम है, ये मियोसिस 1 की डायग्राम है। यहाँ पर मियोसिस 2 जो है उसका इंट्रोडक्शन है कि इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। ये जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब चूंकि ये मियोसिस 2 है तो इसके साथ हमने 2 लगाना है, पी मैट 2। तो ये प्रोफेज 2, प्रोफेज में हमने पहले क्या देखा था कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, अब यहाँ पर हमने देखा था लास्ट पे जाके कि जो हमारे पास सेल्स हैं वो फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में चले गए हैं और क्रोमोसोम्स नहीं रहे, वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये होगा कि जो क्रोमेटिन था वो फिर से क्रोमोसोम्स में की फॉर्म में आएगा और न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेल्व वो डिसिपेयर होंगे और क्रोमेटिन कंडेंसेस टू क्रोमोसोम्स। सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। एस फेज़ में हमने जो सेंट्रियोल्स बनाए थे, एस फेज़ में हमने जो चीज़ें बनाई थी फर्दर स्टेप्स, जो अगले स्टेप्स होते हैं उनके लिए जो हमने चीज़ें बनाई थी वो अपने अपने पोल्स पे चले जाएंगे। जो जिन्होंने यहाँ इस जगह पर जाना है वो इस जगह पे चले जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पर जाना है वो यहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो हो गया प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के बाद हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ। सेम जिस तरह माइटोसिस में हमने देखा था कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच करते हैं और उनको ऑपोजिट पोल्स पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर ये काइनेटोकोर, ये वाले जो इसके अंदर जा रहे हैं काइनेटोकोर के ऊपर, इनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स का नाम देते हैं। अब ये काइनेटोकोर फाइबर्स उनके ऊपर आकर लग जाते हैं मेटाफेज के अंदर और इनको दरमियान में ले जाते हैं और इनको हम मेटाफेज प्लेट का नाम भी देते हैं। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है और इनकी डिवीजन आगे इन्होंने बताई हुई है। उसके बाद आता है जी एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में हमने क्या देखना है कि वेयर सेंट्रोमियर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिंग पोल्स। अब चूंकि ये पेयर की फॉर्म में थे, अब ये पेयर की फॉर्म में जो एनाफेज है उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स थे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, अब वो शॉर्ट हो जाएंगी, उनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब वो उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब उनको एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे और इनका हाफ स्ट्रैंड जो है वो दूसरे पोल पे जाके लग जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों अलग अलग हो गए एनाफेज में। अब टीलोफेज में क्या होगा कि जो अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिर से क्रोमेटिन की फॉर्म में जाना शुरू कर देंगे और न्यूक्लियर इन्वेल्व जो है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्लीवेज होगी जिस तरह साइटोकाइनेसिस में हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ इवेंचुअली प्रोड्यूसेस ए टोटल 4 डॉटर सेल्स। तो हमारे पास 4 सेल्स बन जाएंगे। ये वाला जो सेल है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला जो सेल है ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब इवेंचुअली यहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं और यहाँ तक गए हैं। यहाँ पर मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था और हमारे पास एंड पे 2 सेल बने थे। अब ये वाले जो 2 सेल्स हैं ये मियोसिस 2 में जाके फर्दर 4 सेल्स बना देंगे। तो यहाँ तक हमारी जो मियोसिस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आंसर जो है वो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को स्टडी करेंगे।